हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विद एजुकेशन। तो आज मैं आप लोग के लिए लेकर आई हूँ हिस्ट्री का एक और इंटरेस्टिंग और काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक, व्यापगत नीति। ठीक है, तो इसके बारे में आज मैं आपको बताने वाली हूँ और इससे रिलेटेड नोट्स भी आपको देने वाली हूँ, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहें। तो चलिए स्टार्टिंग करते हैं व्यापगत नीति और उसके कार्य परिणाम। ठीक है, तो व्यापगत नीति के बारे में मैं थोड़े से आपको बता देती हूँ कि व्यापगत नीति जो है वो तो लॉर्ड डलहौजी के द्वारा स्टार्ट किया गया था। ठीक है, व्यापगत नीति का अर्थ होता है कि जिस राज्य का कोई उत्तराधिकारी नहीं होता था वह अंग्रेजी शासन के अंतर्गत चला जाता था। ठीक है, व्यापगत सिद्धांत जिसे लॉर्ड डलहौजी की राज्य हड़प नीति या गोद प्रथा निषेध की नीति के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, व्यापगत नीति को गोद प्रथा निषेध और हड़प नीति के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, हड़प नीति और गोद प्रथा निषेध नीति के नाम से भी जाना जाता है। इस नीति का दुरुपयोग कर अंग्रेजों ने भारतीय राज्यों और रियासतों को अपने अधीन किया था। इसका इस्तेमाल करके जो अंग्रेज लोग थे वो भारत के राज्यों को अपने अधीन कर रहे थे, है ना, अपने राज्य का विस्तार करना चाहते थे। वर्ष 1848 ईस्वी लॉर्ड डलहौजी भारत का गवर्नर जनरल बनकर आया। लॉर्ड वेलेस्ली के बाद डलहौजी ही अगला महत्वपूर्ण गवर्नर जनरल था। ठीक, पहले लॉर्ड वेलेस्ली था, उसके बाद लॉर्ड डलहौजी आया भारत का गवर्नर जनरल बनकर। गवर्नर जनरल बनते ही उसने अंग्रेजी साम्राज्य की सीमाओं का विस्तार शुरू कर दिया, यानी अंग्रेजों की जितनी भी सीमाएं थी उस क्षेत्र का बढ़ाने लगा, राज्यों को अपने अधीन करने लगा। इसके लिए लॉर्ड डलहौजी ने मुख्य 3 नीतियां अपनाई थीं। कौन कौन सी नीतियां थीं देखिए। पहला था युद्ध की नीति, ठीक है, दूसरा कुप्रशासन की नीति और तीसरा आपका व्यापगत नीति थी। ठीक है, युद्ध की नीति क्या थी कि युद्ध करके अपने सीमा का विस्तार करना। ठीक है, दूसरा था कुप्रशासन की नीति, यानी अपने सहयोगी राज्यों पर कुप्रशासन का आरोप लगाकर उन्हें अपने ब्रिटिश राज्य के अधीन कर लेना। थर्ड है आपका व्यापगत नीति। ठीक है, उत्तराधिकारी ना होने पर राज्य को अधिग्रहित कर लेना, यानी कि जिस राज्य का उत्तराधिकारी नहीं है तो वह जो है अंग्रेजी राज्य के अंतर्गत चला जाता था। ठीक है, लॉर्ड डलहौजी ने भारत के सभी प्रदेशों को अंग्रेजी अधिकार के अंतर्गत लाने का प्रयास किया। भारत के जितने प्रदेश थे उन्हें अंग्रेज के अंतर्गत यानी कि अधीन लाने का वो प्रयास किया। किसने? लॉर्ड डलहौजी ने। ठीक है, लॉर्ड डलहौजी की तीनों नीतियों में व्यापगत की नीति सबसे महत्वपूर्ण नीति थी। देख लीजिए, लॉर्ड डलहौजी की तीनों जो नीतियां मैंने बताई, जिसमें अभी पहला था युद्ध की नीति, दूसरा कुप्रशासन की नीति और तीसरा व्यापगत नीति, तो इन तीनों में व्यापगत की जो नीति थी ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण थी, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण थी। उसके कार्यकाल को भी इसी नीति के कारण अधिक याद किया जाता है। अब आगे हम जानेंगे कि व्यापगत नीति के द्वारा अधिग्रहित किए गए प्रमुख राज्य कौन कौन से थे, किन किन राज्यों को अधिग्रहित किया गया था इस व्यापगत नीति के जरिए। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं, लॉर्ड डलहौजी द्वारा व्यापगत की नीति का पालन पूरी कठोरता के साथ किया गया और कुछ ही समय में कई प्रदेशों और देशी रियासतों को अपने अधीन अधिकार में ले लिया, जो इस प्रकार से हैं। राज्य हैं, राज्य के नाम दिए गए हैं और उसके ईस्वी उसे अच्छे से याद कर लीजिएगा। ठीक है, कौन कौन से देशी रियासतें थे जिन्हें वो अपने अधीन किए थे वो यहाँ पर दिए हुए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये पहला था आपका सतारा। ठीक है, सतारा महाराष्ट्र, जिसे कि 1848 में। ठीक है, फिर जोधपुर, संभलपुर, बुंदेलखंड और उड़ीसा, जिसे 1849 में। फिर तीसरा है बाघाट 1850, फिर है उदयपुर 1852, फिर है झांसी 1853 में, फिर है आपका नागपुर जिसे 1854 में, और फिर है अवध जो कि 1856 में। ठीक है, अब हम यहाँ पर कुछ प्रमुख राज्य जिन्हें अधिग्रहित किया गया था अंग्रेजों के द्वारा, उन्हें थोड़ा सा डिटेल में जानेंगे, जो थोड़ा इम्पोर्टेंट होता है एग्जाम में, जिनसे थोड़ा ज़्यादा क्वेश्चन बनता है। तो जो भी मैंने पीछे आपको बताया उन सब में सतारा, झांसी, अवध और नागपुर। ठीक है, सतारा, झांसी, अवध और नागपुर, ये 4 महत्वपूर्ण थे। पहला है आपका सतारा। ठीक है, सतारा इस नीति से प्रभावित होने वाला सबसे पहला राज्य बना। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, व्यापगत नीति से प्रभावित होने वाला पहला राज्य कौन था? सतारा। ठीक है, यहाँ के शासक का कोई भी पुत्र नहीं था। देख लीजिए,
यहाँ की आखिर व्यापगत नीति थी क्या? जहाँ पर जिसका कोई पुत्र नहीं है या कोई उसका उत्तराधिकारी नहीं है, तो वहाँ वो राज्य जो है वो किसके अधीन चला जाएगा? अंग्रेजी साम्राज्य के अंतर्गत चला जाएगा, है ना। कोई अगर गोद लेकर पुत्र रखा है तो वहाँ का उत्तराधिकारी नहीं माना जाएगा, ठीक है। केवल अपना अगर पुत्र है तो ही उसे मतलब माना जाएगा। तो यहाँ सतारा का भी यही हाल था कि वहाँ का शासक जो था ना, उसका कोई पुत्र या बेटा यानी कि बेटा नहीं था उसका, अतः उसने ब्रिटिश सरकार से पत्र के द्वारा अपने गोद लिए पुत्र के मान्यता के लिए आग्रह किया, लेकिन डलहौजी ने इसे अस्वीकार कर दिया। 1848 ईस्वी में सतारा के अंतिम शासक की मृत्यु के पश्चात इसे अंग्रेजी राज्य के अंतर्गत मिला लिया गया। जब 1848 में सतारा का जो शासक था, राजा जो था, वहाँ उसकी मृत्यु जब हो गई तो उसका तो कोई बेटा नहीं था, उसका बेटा था लेकिन वो गोद लिया हुआ था, जिसे कि वो मान्यता देने के लिए यानी उसे उत्तराधिकारी बनाने के लिए ब्रिटिश सरकार के पास पत्र भी लिखा था कि इसे मेरा उत्तराधिकारी बनाया जाए, उसे मान्यता दे दी जाए। तो लेकिन जो लॉर्ड डलहौजी था वो साफ इनकार कर देता है, और जैसे ही 1848 में वहाँ के शासक की मृत्यु होती है, वो राज्य किसके अधीन चला जाता है? ब्रिटिश सरकार के अधीन चला जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से वो ब्रिटिश सरकार अपने राज्यों का विस्तार कर रही थी, अपने साम्राज्य का विस्तार कर रही थी। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट राज्य है वो है झांसी, ठीक है। झांसी की रानी का असली नाम मनुबाई था, ठीक है। देखिए जो भी इम्पोर्टेंट है मैं उसे अंडरलाइन कर दे रही हूँ। इनके नाम गंगाधर राव था। इनकी संतान की मृत्यु हो गई थी, इसलिए उन्होंने एक पुत्र को गोद लिया था जिसका नाम दामोदर राव था। जिनके पुत्र का नाम क्या था? दामोदर राव था। और जो इनका गोद लिया गया पुत्र था, जो इनका असली पुत्र था, उसकी मृत्यु हो गई थी। 1853 में गंगाधर राव की मृत्यु हो जाने पर अंग्रेजों ने आक्रमण कर झांसी को अपने अधीन लाने की कोशिश शुरू कर दी। जैसे ही गंगाधर की मृत्यु हो जाती है तो अंग्रेजी सरकार जो है झांसी पर आक्रमण कर उसे अपने अधीन करने लगता है, लेकिन इसका सामना रानी लक्ष्मीबाई ने बहुत ही बहादुरी के साथ किया, परंतु अंततः अंग्रेजों की जीत हुई और 1853 में झांसी को अंग्रेजों ने अपने अधीन ले लिया, ठीक है। तो झांसी के साथ भी वही हुआ जो सतारा के साथ हुआ, क्योंकि जो झांसी के जो राजा थे उनका भी पुत्र जो था वो गोद लिया हुआ था, उनका अपने पुत्र की मृत्यु हो चुकी थी तो उसे मान्यता नहीं दी गई, और जैसे ही वहाँ के शासक का मृत्यु होता है वो अंग्रेज वहाँ पर हमला करके उसे भी अपने अधीन कर लेते हैं, झांसी को, ठीक है। नेक्स्ट है अवध, ठीक है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट राज्य जो है वो है अवध। 1856 ईस्वी में अवध का नवाब वाजिद अली शाह था। अवध का नवाब कौन था? वाजिद अली शाह, ठीक है। अंग्रेजों ने इसके बेटे को देश से निकाल दिया और फिर बाद में यहाँ कुप्रशासन का आरोप लगाकर अवध को हड़प लिया। अब अवध को इन्होंने जो इनकी दूसरी नीति थी, कुप्रशासन की नीति, उसके अंतर्गत ला करके यानी कि उसके अकॉर्डिंग चल करके अवध को अपने अधीन किया था। उनका जो बेटा था, वहाँ के राजा का जो बेटा था ना, उसे देश से निकाल दिया गया और उसके बाद फिर वहाँ पर कुप्रशासन का आरोप लगाया गया। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट राज्य है वो है नागपुर, ठीक है। यहाँ के शासक राघोजी ने भी पत्र के द्वारा अपने गोद लिए गए पुत्र के लिए अंग्रेजी सरकार से आग्रह किया, परंतु उनकी मृत्यु तक कंपनी ने इस विषय में कोई भी निर्णय नहीं लिया। उनकी मृत्यु के बाद डलहौजी ने उनके गोद लिए गए पुत्र को मान्यता देने से इनकार कर दिया और राज्य को अपनी अधीनता में ले लिया। इनके साथ भी सतारा जैसा ही हुआ कि जो इन्होंने पत्र लिखा अंग्रेजी सरकार के पास कि इनके गोद लिए गए पुत्र को मान्यता मिले, तो वहाँ के अंग्रेजी सरकार ने क्या किया कि जब तक इनकी मृत्यु नहीं हो गई तब तक उनके द्वारा जो ये पत्र लिखा गया था उस पर कोई तरह का निर्णय नहीं लिया गया। जब इनकी मृत्यु हो गई तब उनके जो गोद लिए गए पुत्र थे उसको जो है मान्यता नहीं दिया गया, इनकार कर दिया गया और इसे भी अपने अंग्रेजी साम्राज्य के अंतर्गत मिला लिया गया। तो फ्रेंड्स, ये थी व्यापगत नीति और व्यापगत नीति के द्वारा अधिग्रहित किए गए कुछ प्रमुख राज्य और उनसे जुड़ी जानकारी। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में व्यापगत नीति की विशेषता और उसके परिणाम को बताऊंगी। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो, अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।